एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो आज हम करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसमें हम अल्कोहल फिनोल के बारे में बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। हमने ये देख लिया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे फिनोल्स की, अल्कोहल्स की, उनका स्मेल कैसा होता है, उनका टेक्सचर क्या होता है, और अब हम आ गए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हमने बहुत बेसिक चीज़ डिस्कस की थी, जो कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा जो अल्कोहल है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो उनमें से ही हमने एक फर्स्ट केस अगर कंसिडर करके चले थे हम, कि अगर क्लीवेज हो रही है वहाँ पे OH बॉन्ड की, दैट मीन्स जहाँ पे ROH जो है हमारा जो अल्कोहल है, अगर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो क्या प्रोसीजर आपको ऑब्जर्व होते हैं। उसी में जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्कोहल फिनोल एसिडिक है या नहीं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जैसे आपको कोई भी सैंपल दे दिया गया, फॉर एग्जांपल आपको एक बीकर में कोई लिक्विड दे दिया गया और आपको पता करना है कि ये जो भी आपको सॉल्यूशन गिवन है ये एसिडिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बता भी दिया जाए कि ये अल्कोहल है और आपको पता करना है कि ये एसिडिक है या नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे। तो वो एक एविडेंस एक तरीके से हमने पढ़े थे कि आप उसकी रिएक्शन कराएंगे एक्टिव मेटल्स के साथ। अगर आपको हाइड्रोजन की एक पॉप साउंड वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, सुनती है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका एसिडिक करेक्टर है। इसी तरीके से हमने फिनोल का एसिडिक करेक्टर भी ऑब्जर्व किया था, क्योंकि वहाँ पे वाटर का रिमूवल हमने देखा था। तो आज हमें उसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करते हुए पढ़ना है। हमने ये देखना है कि एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से एसिडिटी फिनोल की अल्कोहल से ज़्यादा होती है, क्या उनको उनकी एसिडिटी को फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि आज हमारी स्टार्टिंग है एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। तो देखिए एसिडिक करेक्टर का से हमारे दिमाग में क्या आता है कि कितनी आसानी से हम H पॉजिटिव का लूज़ कर सकते हैं। जो जितनी आसानी से H पॉजिटिव देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिटी के कंसेप्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी होती है वो होती है लेविस एसिडिटी और लेविस बेसिसिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप इसको एक जनरल कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख करके चलेंगे। एसिड वो तो होते ही हैं जो H पॉजिटिव दे देते हैं, और बेस क्या होते हैं जो H पॉजिटिव ले लेते हैं। पर इसके अलावा भी हमारे जो एसिड्स हैं जिनको हम लेविस एसिड बोलते हैं, उनका क्या काम होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेविस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इन्हें जनरली लेविस एसिड और लेविस बेस कहा जाता है। तो अगर हम बात करें अल्कोहल या फिनोल्स की, तो आप क्या देख रहे हो कि अल्कोहल में अपने आप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी मिसलेनियस और जो वर्सेटाइल भी मानी जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो H है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। और आपको पता है कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेगा। अगर किसी बॉन्ड में, आपको पता है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एग्जैक्टली बीच में। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो अपनी तरफ की इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं O के ऊपर ज़्यादा अलाइंड होंगे, H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे ही कमी होगी तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए इस स्पीशीज़ के पास ओ के खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, इसीलिए इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं ना। तो यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है या फिर H पॉजिटिव को देना चाहती है, तो उसका एसिडिक करेक्टर कहीं ना कहीं हमें शो होता है। चलिए अब हम आगे जो हमारा मेन एसिडिटी का ऑर्डर या फिर जो रीज़न फाइंड आउट करना है हम उसको देखते हैं। तो है हमारे पास जो एसिडिटी है अल्कोहल की, वो किस वजह से है, मैंने आपको भी बताया किस वजह से है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करे रखता है, जिस वजह से H के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाती है और H जो है ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब अगर बात ये आती है कि यहाँ पे R, ये जो R एल्काइल ग्रुप है,
अगर यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, जैसे जो इलेक्ट्रॉन को और खींचे, जैसे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी खींच रहा था, अगर आर भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, और ज़्यादा खींचेगा, जिस वजह से एच का निकलना और आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। हैंस हम क्या समझे कि अगर हमारे पास जो अटैच्ड ग्रुप है, हम इस आर को जो है अटैच्ड ग्रुप भी बोल सकते हैं, कि अगर हमारे पास जो अटैच्ड ग्रुप है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग जो है हमारे ऑक्सीजन की खींचने की क्षमता और बढ़ जाएगी। हैंस हमारे पास जो एसिडिटी है अल्कोहल की वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अगर हमारे पास आर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये आर जो है इसकी टेंडेंसी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ओ को, तो ओ को तो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स की थी क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो पहले ले रहा था इलेक्ट्रॉन एच से, जो इनके दोनों के बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन थे ना उसकी तरफ से अपनी तरफ खींच रहा था, पर अब इसे वो अवेलेबिलिटी आर से मिल रही है, तो ये क्यों एच से खींचना चाहेगा, नहीं खींचेगा। और अगर एच से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं तो वो बॉन्ड वीक नहीं होगा, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, हैंस जो हमारा ओ एच बॉन्ड है वो लूजली बाउंड नहीं होगा, तो एसिडिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर ये आर ग्रुप जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अल्कोहल की एसिडिटी को डिसाइड करने में। अगर वो ही आर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण ओ पे वो क्या कर रहा है, एच पॉजिटिव को निकलने नहीं दे रहा है, तो एसिडिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है। आगे देखिए, अब हम इसी जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज होने वाला कॉन्सेप्ट है, उसी चीज़ को लगा करके ये देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो हमारे पास अल्कोहल हैं उनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहता है। तो देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, सेकेंडरी कुछ ऐसे और टर्शरी कुछ ऐसे। ये हम कैसे बता रहे हैं कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। आप ये देखेंगे कि ये जो OH है ये कितने कार्बन से अटैच है। ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कुछ ऐसे है, CH2 और OH। तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, आप खुद देखिए, दो साइड से तो वो H से कनेक्ट है, एक साइड वो R ग्रुप से अटैच है। R कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, तो एक कार्बन से अटैच है सिर्फ हमारा कार्बन कंटेनिंग जो OH बॉन्ड है वो कार्बन की बात हो रही है। अब इस यहाँ पे ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, यहाँ ये जो कार्बन है ये दो साइड से अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे ये तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच है, हैंस ये टर्शरी है। तो आप खुद देखिए, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनका क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का इफेक्ट होता है, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आपको पता है जैसे जैसे आपके पास दूर जाते जाएंगे अल्काइल ग्रुप्स तो वो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेंगे एज कंपेरिजन टू जो पास वाले जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। कार्बन एटम जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो जो आई इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाता है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि इस कार्बन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है एज कंपेरिजन टू दिस और दिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएगी, ऑक्सीजन को अब इलेक्ट्रॉन फुलफिलमेंट रहेगी पूरी। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाँ यहाँ पे पूरे हैं जितने उसको चाहिए हैं, ऑक्सीजन को जितनी रिक्वायरमेंट थी उसकी पूरी यहीं से हो रही है, तो वो एच से क्यों लेना चाहेगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एच की से उतना नहीं खींचेगा, और नहीं खींचेगा तो ओ और एच का बॉन्ड लूज नहीं होगा, जिस वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। दिस इज ड्यू टू व्हाट, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड इन टर्शरी पोजीशन की। आप टर्शरी पोजीशन में तीन अल्काइल ग्रुप्स देख पा रहे हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ा दे रहे हैं, जिस वजह से वो अब एच से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, नहीं लेगा, नहीं खींचेगा, तो एच का और ओ का बॉन्ड नहीं टूटेगा, जिस वजह से हमारे पास एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। आगे हम देखते हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है वो डिसाइड करता है कि अल्कोहल की जो हमारे पास एसिडिटी है वो क्या है, कम है, ज़्यादा है, ये सब वहाँ से डिसाइड होता है। तो उसी फैक्टर का यूज़ करते हुए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप बता सकते हो कि एक कंक्लूजन यहाँ निकाल सकते हैं, वो क्या, कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर।
अगर मैं एक जगह वाटर ले लूँ और एक जगह अल्कोहल ले लूँ, तो अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूँ तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो यहाँ वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, ये जो ग्रुप अटैच है, आप जब भी आपको कुछ कंपेयर करना होगा तो आप जो डिफरेंट चीज़ होगी उसको नोटिस करेंगे। जैसे आप इनका फॉर्मूला लिखते हैं तो ROH आता है, यहाँ पे वाटर में क्या होता है, H2O में क्या होता है, HOH। मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो ये OH तो दोनों में सिमिलर है, डिफरेंट क्या है, ये जो सर्कल ग्रुप मैंने किया है R और H। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R है एक एल्काइल ग्रुप है, और आपको पता है R ग्रुप का क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O को दे देगा तो O क्यों H से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा, तो O और H का बॉन्ड वीक नहीं होगा, और वीक नहीं होगा तो टूटेगा नहीं, तो मतलब ये एसिडिक नहीं होगा। जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो ये H क्या है, अपने आप में खुद छोटा है, इसकी टेंडेंसी इतनी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे दे, हैंस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है हमारा H। सो ये यहाँ पर भी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे एसिडिक करेक्टर ज़्यादा नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है, यहाँ पे ये जो H है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जबकि R जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो H2 हमारे पास एसिडिक हो जाएगा एज़ कंपेरिजन टू अल्कोहल। अब ये तो तरीका था कि हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे वाटर को और अल्कोहल को। अब हम देखेंगे कि जो बेस है हमारे पास, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमें पता है क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जनरली क्या बनता है हमारे पास, न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, न्यूट्रल स्पीशीज़ हमारे पास जनरेट होती है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है ये देखने का, ये प्रूव करने का कि हमारे पास अल्कोहल कम हमारे पास एसिडिक है एज़ कंपेरिजन टू वाटर, वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी बेस का यूज़ करके। तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर देखा भी होगा जहाँ पे हमने कंजुगेट बेस का भी एग्जांपल लेके उसको बताया था कि जब हमारे पास किसी भी एसिड का, इस एसिड का जब कोई बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेस की टेंडेंसी क्या है, बेस हमेशा H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आता है। तो ये बेस को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो किसी स्पीशीज़ में से अगर H चला जाएगा तो अब जो बची चीज़ है वो हमारे पास कहलाती है उस कोरस्पॉन्डिंग एसिड का कंजुगेट बेस। और ये कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उस एसिड की Ka वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। Ka वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, Ka वैल्यू इज़ नथिंग बट दी एसिडिटी कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा एसिडिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर हम बेस से हमारे एसिड को रिएक्ट करा दें तो जो बनने वाला कंजुगेट बेस है, यहाँ पे जो कंजुगेट बेस होगा उसको हम एज चेक करते हैं पीएच पेपर की हेल्प से। हम इस के से हम क्या निकालते हैं, फिर पी के, यानी पहले हम पीएच पेपर से उसकी पी के वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें पी के वैल्यू पता होती है तो हम के वैल्यू निकालते हैं, हेंस के वैल्यू से हम फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है कि किसी भी स्पीशीज़ की, अगर आपको किन्हीं 2-3 स्पीशीज़ अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और आपको उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आप ये करते हो कि उस एसिड को आप बीकर में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बीकर में यहाँ पे लिया है उस एसिड को जिसको आपको टेस्ट करना है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, उसमें आप कोई ना कोई बेस को ऐड कर देंगे। तो जैसे आपने बेस ऐड किया है अभी, तो एसिड बेस ऐड करने से क्या होगा, बेस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव को, तो और बचेगा हमारे पास क्या, कंजुगेट बेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये जो कंजुगेट बेस आया है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा उतना हमारा एसिड फॉर्मेशन जितना है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने 11th क्लास में जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने क्या देखा होगा कि अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहते हैं तो वो रिएक्शन पक्का क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से है, ये एसिड है, ये एसिड क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये H पॉजिटिव को लूज़ करना चाहता है। अगर यहाँ ये
कम एसिडिक है तो H पॉजिटिव को नहीं देना चाहेगा, तो यहाँ ये जो OH या फिर जो भी कंजुगेट बेस बन रहा है वो कम अमाउंट में बनेगा, कम स्टेबल बनेगा। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो ये बात को डिफाइन कर रही है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करना चाहती है, फॉरवर्ड प्रोसीड कर रही है, दैट मीन्स ये स्ट्रोंगर है, नहीं प्रोसीड कर रही तो वीकर है। हैंस जो ये स्टेबिलिटी है हमारे पास कंजुगेट बेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम क्या देखेंगे अब कि जो हमारे पास बेस है, अब वो एक बार हमने अल्कोहल के अंदर बेस को डाला है, एक बार वाटर के अंदर बेस को डाला है। तो जो हमारे कंजुगेट बेस जो हैं दोनों में आप देख सकते हो अलग अलग जनरेट हुए हैं। एक में RO- जिसको आप एल्कोक्साइड आयन बोलते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि R हमारे पास क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, और O जो है ऑक्साइड होता है। तो एल्काइल और ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बना है, एल्कोक्साइड आयन बना है हमारे पास। जो OH है जिसको हमें पता है ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है ये। अब हमें ये देखना है OH- और OR- में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं इन पे ये नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, और हमें ये पता है नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई ओ एक्सेस में नेगेटिव चार्ज पहले है ही हमारे पास, देखिए नेगेटिव चार्ज पहले ही है, और कोई स्पीशीज़ इसको नेगेटिव और प्रोवाइड कर रही होगी तो इसको डीस्टेबलाइज कर देगी। हमें कुछ चाहिए कोई पॉजिटिव स्पीशीज़ जो इस नेगेटिव को क्या कर दे, स्टेबलाइज कर दे। तो आप क्या देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, H जो है वो एक अच्छा डोनर नहीं है, जबकि R एक अच्छा डोनर है थ्रू वॉट इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज कर देगा और ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा एज कंपेरिजन टू OH- के। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू दिस, तो इसी वजह से हमारे पास वाटर जो है एक बेटर एसिड है एज कंपेरिजन टू अल्कोहल, जिसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इफेक्ट दोनों का जब हमने कंपेयर किया उससे भी हमने इसको प्रूव किया था। दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेथड जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि क्यों हमारे पास अल्कोहल कम एसिडिक है एज कंपेरिजन टू वाटर। यहाँ से हमें ये बात समझ में आई है कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे कंजुगेट बेस की होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। हैंस हमने ये प्रूव कर दिया ड्यू टू द कंजुगेट बेस स्टेबलाइजेशन के बेसिस पे। तो यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन आया उसको हम फर्दर जब यूज़ करेंगे कि फिनोल के साथ कंपैरिजन, तो हम एक सीरीज़ जनरेट करेंगे कि कैसे फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन वाटर, देन अल्कोहल। तो अभी ये जो दोनों का कंपैरिजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब इसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसी टॉपिक को आगे देखिए। हमारे पास ये भी बोला गया, जैसे मैंने आपको टॉपिक शुरू किया था, मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारे पास अल्कोहल है बेसिकली उसका एक तरीके से यूनिवर्सल नेचर क्या है कि वो एक एसिड की तरह एज वेल एज अ बेस की तरह एक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ बोला गया है कि एक ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब ब्रोंस्टेड बेस, लेविस बेस, आपको इन सब बेसिस के बारे में अभी जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ये लोन पेयर एक्स्ट्रा या फिर अनशेयर्ड पेयर की तरह हैं जो कि एक्स्ट्रा में पड़े हैं ऑक्सीजन के पास, जिस वजह से अब किसी भी स्पीशीज़ के पास अगर एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो उसको डोनेट कर सकता है। और आपको मैंने बताया भी था कि बेस की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और जो हमारे पास एसिड होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो हमारे पास ये बोलते हैं कि जो हमारे पास ROH है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो उसकी हम एसिडिटी ही डिफाइन करेंगे इस वजह से कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेगा तो H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। नहीं, आप इनका अनशेयर्ड पेयर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है उस वजह से आप इनके बेसिक कैरेक्टर की वजह से बहुत सारी रिएक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो लोन पेयर्स हैं इन्होंने किसी, अगर आपको एसिडिक मीडियम आपको मिल गया तो H पॉजिटिव पे अटैक कर लेंगे और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर भी कर लेंगे। ये एक फिजिबल रिएक्शन है, किस वजह से है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कि ऑक्सीजन पे अवेलेबल है। अब हमने अल्कोहल की एसिडिटी देख ली, वाटर की एसिडिटी देख ली, अब हमें देखना है कि फिनोल हमारे पास एसिडिक क्यों है और किस एक्सटेंट तक हमारे पास एसिडिक है, और क्या इसको फैक्टर हमारे पास अफेक्ट कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी को बताते हुए और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कि कौन एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए हमारे पास हमने क्या देखा कि अब
जैसे हमने अल्कोहल के केस में किया था, फर्स्ट मेथड क्या किया भाई हमने कि अल्कोहल को हमने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, जो आयन बना उस आयन की स्टेबिलिटी देख ली, जो कंजुगेट बेस बना उसकी स्टेबिलिटी देख ली। यहाँ भी हम सेम एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं। ये हमारे पास NaOH क्या है, बेस है। अब हमने बेस की रिएक्शन करा दी हमारे फिनोल के साथ, तो यहाँ क्या होगा आप देख सकते हैं, NaOH का OH और फिनोल का H ये रिमूव हो जाएगा एज अ वाटर की तरह। यहाँ क्या बचेगा, अगर ये H पॉजिटिव यहाँ से लूज हुआ है तो क्या बनेगा O माइनस, और यहाँ पे इसके साथ जो काउंटर आयन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा Na प्लस। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। अगर ये Na यहाँ नहीं होता तो हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। ये किसी भी बेस की प्रेजेंस में जो फिनोल है वो फिनोक्साइड आयन जनरेट करता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें सोडियम फिनोक्साइड ऑब्जर्व हुआ है। अभी सोडियम फिनोक्साइड के बनने से हमें कैसे पता चला कि ये एसिडिक है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे इसने ये स्पीशीज़ दी है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे पास OH ने फिनोक्साइड आयन ही जनरेट किया। इसका रीज़न है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो कार्बन जिससे OH अटैच है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे फिर से एक कार्बन है, यहाँ पे फिर से एक कार्बन है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन है ना वो इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन से बॉन्ड काउंट होते हैं, सिग्मा, पाई बॉन्ड्स नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये वाला कार्बन है जो OH से अटैच है। और ये बात हमें पता है कि जैसे जैसे परसेंटेज S करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता है। अब ये परसेंटेज S करेक्टर से हमें कैसे पता चलेगा, परसेंटेज S करेक्टर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन का होता है वो कुछ इस ऑर्डर में हमारे पास ऑब्जर्व होता है, जहाँ हम देखते हैं कि 50% हमें यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर देखने को मिलता है, 33.3 यहाँ आपको परसेंटेज एस करेक्टर देखते हैं, और यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आपको सफिशिएंट परसेंटेज एस करेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अब परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब ये है कि वहाँ जो न्यूक्लियस है उसकी टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑक्सीज जो जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है ना उसको अपने क्लोज, उसकी शेल को अपने क्लोज ले आएगा, जिस वजह से हमारे पास अगर ये क्लोज आ गए तो जो इससे अटैच कोई भी एटम होगा उसके साथ बॉन्ड वीक हो जाएगा, उसका रिलीज ईजी हो जाएगा। इसी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन है उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, जिस वजह से हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और OH का बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिस वजह से H निकल जाएगा। और H का निकलना ही तो क्या है, एसिडिटी है फिनोल की। तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए उस कार्बन एटम की। जितनी ज़्यादा आपको हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, sp2 है थोड़ा कम होगा, sp3 है तो सबसे कम। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होता है उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहाँ परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। देन फिर डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज़ में और जो सिंगल बॉन्ड स्पीशीज़ होती हैं उनमें एसिडिक करेक्टर अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कम ही होगा। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास फिनोक्साइड जो आयन बना है वो इसी वजह से बना है, इसका यहाँ जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो ज़्यादा है। अब ठीक है ये बन गया हमारे पास, तो अब क्या रीज़न है कि ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल है। अब हमें वो देखना है कि ये फिनोक्साइड आयन क्यों स्टेबल है। चलिए देखते हैं। तो एसिडिटी हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द टर्म ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। जैसे हमने अल्कोहल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी थी कि यहाँ से जो है हमारे पास क्या बनता है, हमारा पर्टिकुलर कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। तो हमने अल्कोहल ले लिया और यहाँ पे फिनोल ले लिया, तो और दोनों को किससे ट्रीट कराया है, बेस से ट्रीट कराया है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास होल जो अल्कोहल है वो कंज्यूम हो चुका होगा, उस पॉइंट पे जाकर के जो एल्कोक्साइड है वो दोबारा से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और बैक डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होने लग जाएगी। हमें ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होता है। अब क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं
अल्कोहल को और फिनोल को। तो देखिए अल्कोहल में क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, आपको पता है बेस H को ले जाएगा और RO माइनस बन जाएगा। ऐसे ही फिनोल में जब बेस एक्ट कर यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा। तो यहाँ फिनोक्साइड आयन बन गया। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, एक तो तरीका ये है कि जैसे हमने वाटर की और H2O की थी, किस बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे आपने ये देखा था कि किस तरीके से स्टेबलाइज कर पा रहा है हमारे कंजुगेट बेस को। तो हम वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो R ग्रुप है, तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे दे के क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। तो ये तो हमारे पास स्टेबल नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ फिनोक्साइड आयन की, तो फिनोक्साइड आयन में यहाँ पे क्या है, C6H5, जिसका अपने आप में क्या है, -I करेक्टर है। तो अब और आप ये भी देखेंगे आगे किस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। तो हमारे पास ये जो -I करेक्टर है इस C6H5 का, ये क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव को अगर स्टेबलाइज करना है तो ये उसको कम करना पड़ेगा। तो कम कौन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आके ही कर सकता है, यानी कोई खींचने वाला चाहिए। तो C6H5 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है और आपके पास स्टेबलाइज कर रहा है इस कंजुगेट बेस को। हैंस हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है लार्ज एक्सटेंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। हैंस जो फिनोक्साइड आयन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल है एल्कोक्साइड आयन के। हैंस जो हमारे पास फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू एल्कोहल के। ये तो था इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग टेंडेंसी पे आप उसको जो एक्सप्लेन कर पा रहे हो। एक अनदर मेथड जो कि हमें पता है, जो कि है इसका फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइज होना, कि अब यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन है ये O माइनस जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है नहीं, मतलब ये सारी रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। और हमें पता है कोई स्टैटिक चार्ज की बजाय जब कोई चार्ज ओवर द होल रिंग में अगर डीलोकलाइज हो जाता है तो डीलोकलाइजेशन से हमें पता है क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। डीलोकलाइजेशन जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज्ड है, स्टैटिक नहीं है। हमारे पास रिंग में आप क्या देख पा रहे हैं, ऑर्थो पोजिशन, ये पैरा पोजिशन, यहाँ फिर ऑर्थो पोजिशन। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता जा रहा है जो फिनोक्साइड आयन है, इसलिए वो स्टेबल है। तो फिनोल क्या हमारे पास समझ में आया यहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन होने के कारण फिनोल ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू एल्कोहल के। हैंस हमने जो पीछे दोनों कॉन्सेप्ट देखे उन दोनों को समअप करके हमारा ओवरऑल कंक्लूजन जो निकल करके आया है वो ये कि जो हमारे पास ऑर्डर है एसिडिक करेक्टर का किस किस के अंदर, फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल के अंदर, वो है फिनोल सबसे ज़्यादा हमारे पास एसिडिक है, देन वाटर और देन अल्कोहल। आगे देखते हैं, चलिए। अब हमारे पास है कि अभी तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने कंपैरिजन किया। अब इन्हीं के ऊपर अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए जाएँ, फॉर एग्जांपल अगर आप फिनोल ही सारे मॉलिक्यूल्स ले रहे हो और उनके अंदर फर्दर कंपैरिजन किया जाए तो क्या ऐसा फैक्टर है जो उनकी एसिडिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो जो इफ़ेक्ट है वो आप देख पाओगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, फिनोल के क्या एसिडिटी उनकी रहती है सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट आप लगा रहे हो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उसके बेसिस पे हम एसिडिटी यहाँ चेक कर रहे हैं। अगर मैंने आपको जब शुरुआत में ही, आप अभी लेक्चर शुरू हुआ जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहेंस कर देते हैं, तो यहाँ फिनोल के साथ वो वही कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी O की बढ़ा देंगे जिस वजह से O और H का बॉन्ड वीक हो जाएगा और एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे O को तो O और H का बॉन्ड वीक नहीं हो पाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप क्या, ये किस वजह से है, ये इस वजह से है कि आप देख रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर आप देखिए नाइट्रो ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से O माइनस फिनोक्साइड आयन बनता है उसको और ज़्यादा स्टेबलाइज करता है अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच करके। जबकि O क्रिसोल, जब हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग की थी, जब मैंने आपको बताया था ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल दैट कंटेन एल्काइल ग्रुप। तो इसमें हमने CH3 को देखा कि ये OH को ऑर्थो पोजिशन पे लगा है। तो हमने क्या देखा था, -I इफेक्ट से हमारे पास NO2 तो स्टेबलाइज कर रहा है और ये
ऑर्थो पोजीशन पे है तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि जो हमारे पास आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जबकि CH3 में अगर हम देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट है, जिस वजह से हमारे पास ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा अब O को। अगर ये पैरा पे होता तो कहीं ना कहीं कम टेंडेंसी होती इसके इलेक्ट्रॉन को देने की। और आप ये ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास मेटा है उस पोजीशन पे हमारे पास आर इफेक्ट नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ आई इफेक्ट, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होते हैं। इसका रीज़न भी हमने देखा था जब हमने इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखी, कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। मेटा पोजीशन, ये जो पोजीशन होती है मेटा पोजीशन, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज से ऑक्यूपाई नहीं होती। अब हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला है, वो ये कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और वो सब्स्टिट्यूएंट की जो है क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हमें कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, कुछ सैम्पल्स हमें गिवन है, तो अब हमें ये देखना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिडिक टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि फिनोल कहीं भी होगा वो एसिडिक ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू अल्कोहल के वाटर से। तो यहाँ हमने देखा अल्कोहल है, प्रोपेन वनोल, ये 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल है, ये 3 नाइट्रोफिनोल है, ये 3,5 डाईनाइट्रोफिनोल है, और एक है सिंपल फिनोल, और एक है 4 मिथाइल फिनोल। तो क्या देखा हमने कि फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ओके, पर जो सबसे कम होगा वो तो अल्कोहल होगा, हमें ये पता चला। अल्कोहल तो हमारे पास सबसे कम एसिडिक होगा, हमें पता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से कम होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले सबसे कम एसिडिक, सबसे कम हमें पता है अल्कोहल ही होगा पक्का, उसके बाद ही कोई और बढ़ेंगे। अब बाकी और सारे फिनोल्स हैं। अब फिनोल्स में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके ऊपर कैसा सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप एक लगा है, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 3 नाइट्रो ग्रुप है। देखिए 3 जगह लगा है नाइट्रो, एक जगह लगा है, 2 जगह लगा है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ NO2 बढ़ते जाएंगे, स्ट्रॉन्गली उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, तो फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पास 2,4,6 नाइट्रोफिनोल है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी इसके बाद जो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है वो कौन होता है हमारे पास, हम क्या देखेंगे, सिंपल जो फिनोल होता है वो। तो हमारे पास सिंपल फिनोल हो जाएगा, किस तरीके से कि आप प्रोपेन वनोल के बाद किसको लगाएंगे, फिनोल को लगाएंगे। उसके बाद एक हमारे पास जैसे ही नाइट्रो ग्रुप आएगा, थोड़ी सी और आपके पास क्या बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो थर्ड पोजीशन पे आएगा। फिर 2 नाइट्रो ग्रुप लग गए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 अपनी तरफ खींच के और स्टेबलाइज कर देगा हमारे फिनोक्साइड आयन को। फिर 3 नाइट्रो ग्रुप लग गए, एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। अब आया हमारे पास 4 के ऊपर मिथाइल, 1 2 3 4, ये CH3 है और ये OH है, ये आ गया हमारे पास 4 मिथाइल फिनोल, जिसको आप पैराक्रिसोल भी बोल सकते हो। और मैंने आपको बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे फिनोक्साइड आयन को, और जो फिनोल था, फिनोल से जो फिनोक्साइड आयन बनता था वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू दिस। तो ये हमारे पास मोस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा अब वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन 3,5 डाईनाइट्रो, देन 3 नाइट्रो, फिर उसके बाद हमारे पास फिनोल आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको फिनोल लिख लीजिए। फिर उसके बाद प्रोपेन वनोल, देन उसके बाद 4 मिथाइल फिनोल। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने 4 मिथाइल फिनोल को प्रोपेन वनोल से भी पीछे लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसने इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी कि फिनोल को डिस्टेबलाइज कर दिया एज कंपेरिजन टू अल्कोहल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप खुद ट्राई कीजिए, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ आया होगा। आज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।